हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्क्वायर ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने जेनेटिक्स के अंदर दो टॉपिक स्टार्ट करे हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूं और बहुत जल्द और वीडियोस भी आने वाली हैं। और दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और जिस पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूं और आज नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तो ये वीडियोस जो है ये एक्सक्लूसिवली फॉर एलटी टीजीटी साइंस के लिए होंगी, लेकिन आप लोग ये टोटली एनसीईआरटी पे बेस हैं, तो इसलिए आप पशुधन प्रसार अधिकारी बंद होगा और इसके अलावा रेशम निरीक्षक के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये 100% यूजफुल होंगे अदर एग्जाम के लिए भी, क्योंकि हम एनसीईआरटी को 100% कवर कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हायर लेवल के होंगे एलटी के लिए, क्योंकि एलटी और पीजीटी बायोलॉजी में ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर गति करता है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर गति करता है ग्लाइकोजन, आरएनए, डीएनए और कोलेस्ट्रॉल। तो आरएनए गति करता है भाई न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। और इस पृष्ठ पर तो जितने भी क्वेश्चन है ये लगभग 2014 या 15 में टीजीटी बायोलॉजी में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यह है डिस्पर्सिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव। तो ये सेमी कंजर्वेटिव हो जाएगा भाई। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है तो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो ये प्रोसेस दिया था, ठीक है, जो ये प्रोसेस दिया था ये एक साइंटिस्ट ने दिया था 1958 में। दो साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन और स्टेहॉल। जो सेमी कंजर्वेटिव दिया था मेसेल्सन एंड स्टेहॉल, या स्टेहॉल या स्टॉल भी लिखते हैं लोग, 1958 में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण के जीनी संतुलनवाद, यानी कि जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का प्रतिपादन किया था हैनकिन ने, जे वेलिंग ने, सीवी ब्रिजेस ने और जेजी मेंडेल ने। तो सीवी ब्रिजेस ने क्या था भाई, ये टीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएनए, यानी कि सर्कुलर डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए पॉलीमरेज की। किसमें से इसकी आवश्यकता होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की आवश्यकता होती है सीडीएनए सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और अगर पूरा नाम पूछेगा तो क्रिप्टे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा वह पूरा नाम, ठीक है। हाँ, विकल्प में इतना ही दिया था तो मैंने यही लिखा, लेकिन पूरा नाम क्रिप्टे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैम्पप्रुस गुणसूत्र में से किसके लैम्पप्रुस गुणसूत्र निम्न में से किसके अंडकों यानी कि oocytes, किसके oocytes में नहीं पाए जाते हैं? उभयचरों में भी पाए जाते हैं, एम्फीबियस में भी होते हैं, इंसेक्ट्स में भी होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं, मैमेल्स में नहीं होते हैं भाई। यानी कि स्तनियों के oocytes में लैम्पप्रुस गुणसूत्र नहीं होता, ये सबसे बड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट दिया था। तो फैट्रिक ग्रिफ्थ ने 1928 में बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट दिया था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटिन की संरचना में दिखने वाले सूत्र पर मोती बीड्स ऑन स्टैंड्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखने पर कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, हिस्टोन अष्टक और न्यूक्लियोसोम। देखिए, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। देखो, ये क्रोमेटिन होता है और इस पर ऐसी गोल गोल रचनाएं देखी जाती हैं। ऐसा लगता है कि किसी सूत्र पर, किसी माला पर मोतियां गड़ी हुई हों, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। यदि एक वायरस के डीएनए को P32 यानी कि फास्फोरस 32 और प्रोटीन को सल्फर 35 से नामांकित किया जाए भी लिख देना यहाँ पर। तो ट्रांसडक्शन के बाद कौन सा अणु जीवाणुवीय कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहेगा? देखो, ये हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट है भाई, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट था। ये आता है क्वेश्चन, ये भी आता है कि बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? तो हर्शे और चेस ने दिया था।
तो इन्होंने क्या किया था, एक डिश ली थी और इसमें कुछ बैक्टीरियोफेज ले लिए थे, जीवाणुभोजी विषाणु ले लिए थे, 2 डिश ली, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें जो बैक्टीरियोफेज लिया था उसको, उसके अंदर जो भी मटेरियल था, ठीक है, बैक्टीरियोफेज को, इसको फास्फोरस 32 से रेडियो लेबल्ड कर दिया। और यहाँ पर क्या कर दिया, जो फास्फोरस 32 क्या होता है, डीएनए में पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। और दूसरे में इन्होंने क्या किया, प्रोटीन था जो, प्रोटीन को सल्फर 35 से रेडियो लेबल्ड कर दिया। अब सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है, और प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि इस तरह के जो बैक्टीरिया ग्रो किए इन्होंने, इन बैक्टीरिया के द्वारा एस्चेरिचिया कोलाई, देखो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो सॉरी, लेकिन आप इस स्पेलिंग को मत देखिए, कंसेप्ट को देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, ये इंजेक्ट किए, इसमें संक्रमित कर दिया, ठीक है, फास्फोरस 32 रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज और सल्फर 35 बैक्टीरियोफेज से एस्चेरिचिया कोलाई को संक्रमित कर दिया। तो जब इन्होंने देखा, एक एस्चेरिचिया कोलाई में इसको इंजेक्ट कर दिया, दूसरे में इसको कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने मल्टीप्लिकेशन हुआ, स्व गुणन हुआ जब एस्चेरिचिया कोलाई में, तो अगली पीढ़ी उत्पन्न हुई। तो इन्होंने अगली पीढ़ी में देखा कि कौन सा पदार्थ आया था, जिस पदार्थ को इन्होंने P32 से रेडियो लेबल्ड किया था, वही पदार्थ नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है, S35 नहीं दिखाई देता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि P32 किसमें होता है, फास्फोरस किसमें होता है, डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया था ना इन्होंने। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, डीएनए ही पहुंचा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन था जो S35 से रेडियो लेबल्ड किया है, इसमें सेल्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, स्वगुणन नहीं हो पाया, प्रोटीन स्वगुणन नहीं कर पाया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा पाया। इसलिए यह सिद्ध होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला पदार्थ, यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, वो क्या है, डीएनए है। अब डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इसको, जब मैं कंप्लीट लेक्चर लूंगा। अभी मैं सिर्फ एमसीक्यू बता रहा हूं आपको, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा बताया मैंने। तो अब ये जो प्रोटीन वाला था ये नहीं जाएगा भाई, क्योंकि ये सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, स्वगुणन नहीं होगा इसमें, इसलिए एक दूसरी पीढ़ी में नहीं जा पाएगा। लेकिन इसमें स्वगुणन की क्षमता होती है, तो P32 ही अगली पीढ़ी में जाएगा, ये नहीं जा पाएगा, प्रोटीन नहीं जा पाएगा S35, ठीक है। तो कौन सा जीवाणु, तो यदि एक वायरस के डीएनए को P32 से और अगले को S35 से नामांकित करें, तो ट्रांसडक्शन के बाद कौन सा अणु जीवाणुवीय कोशिकाओं के अंदर स्थापित तो उपस्थित रहेगा, तो केवल P32 ही उपस्थित रहेगा, S35 नहीं रह पाएगा, क्योंकि S35 प्रोटीन को रेडियो लेबल किया था, S35 के सल्फर है इसका अर्थ, S का मतलब, ठीक है, P का मतलब फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रक्रिया को मिशेल्सन और स्टॉल द्वारा प्रायोगिक रूप से प्रमाणित किया था, रूपांतरण, पराक्रमण, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रल डॉग्मा। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को इन्होंने क्या किया था, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया था या सिद्ध किया था, किसने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशेल्सन और स्टॉल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रमाणित करने के लिए कि डीएनए एक, यही क्वेश्चन आ गया, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। हर्शे और चेस ने 1952 में अपने प्रयोग में कौन सा समस्थानिक का प्रयोग किया था, तो सीधी सी बात है, इसने क्या किया था, एक तो S35 और दूसरा P32 को प्रयोग किया था, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध संरक्षित यानी कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रथम प्रमाणित प्रयोग निम्न पर दर्शाया। देखो जो प्रयोग दर्शाया था, स्ट्रेप्टोकोकस एस्चेरिचिया कोलाई, न्यूरोस्पोरो और रेटस, तो एस्चेरिचिया कोलाई पर दर्शाया था भाई। देखो अक्सर जेनेटिक्स के जितने भी प्रयोग हुए हैं वो एस्चेरिचिया कोलाई पर ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि एस्चेरिचिया कोलाई प्रत्येक 20 मिनट के अंदर अपने आप को डिवाइड कर लेता है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अध्ययन करना आसान हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर मनुष्य में अगर जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होने में काफी समय लग जाता है मनुष्य या अदर अन्य जीवों में। लेकिन एस्चेरिचिया कोलाई 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, इसलिए अधिकांश प्रयोग जेनेटिक्स के अंदर एस्चेरिचिया कोलाई पर ही किए गए हैं, ये याद रखिएगा। देखो अधिकांश भाई, सभी नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है? G1, S, G2 और M। तो S फेज में होता है भाई। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की S फेज में होता है, S अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज के अलावा डीएनए संश्लेषण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमेज, उपरोक्त सभी एंजाइम भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसिस्ट्रोनिक संवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए साधारणतः मिलता है बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, ए और बी दोनों में मिलता है। बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक संवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए मिलता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जंतु कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया होती है केवल केंद्रक में, केवल कोशिका द्रव्य में, क्रमशः केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, अंतःद्रव्यी जालिका में यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये देखिए, ये है विकल्प इसके, ठीक है। केवल कोशिका केंद्रक में, केवल कोशिका द्रव्य में, क्रमशः केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, अंतःद्रव्यी जालिका में। तो क्रमशः केंद्रक और कोशिका द्रव्य में इसका आंसर हो जाएगा। तो कल हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों अगर कहीं पे कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट टाइम अपनी मिस्टेक को सुधार के आएंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।